हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप? एक बार बताएंगे सारे बच्चे कैसे हैं दोस्तों आप सभी? मैं अच्छा हूं बच्चों, आप कैसे हैं? जैसे कि आपसे कहा था कि आने वाले 2 दिन तक हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, आज और कल, यानी कि मंडे और ट्यूसडे आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करी जाएंगे। आर यू रेडी? उसके बाद आपकी दीपावली की छुट्टी हो जाएंगी और फिर आपकी जब भी क्लास चलेगी तो स्टैटिक जीके स्टार्ट होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही बता दो बच्चों। मैंने आपसे बोला था कि 2 दिन में आपको एमसीक्यूज कराऊंगा और एमसीक्यूज के बाद में बच्चों फिर आपको क्या कराने वाला हूं, फिर आपकी स्टैटिक जीके शुरू हो जाएगी, फिर आपका कंप्यूटर शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम वन बाई करके सारी जीएस को खत्म कर लेंगे, है ना? तो चलो बच्चों, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं। कल से प्रज्ञान बैच का टाइम क्या रहेगा? कल आपका प्रज्ञान बैच का जो टाइम रहेगा वो सुबह 8 बजे रहेगा। कल आपका जो प्रज्ञान बैच का टाइम है वो सुबह 8 बजे रहेगा संतोष, ठीक है? चलिए, मैं आज ही उसको कर दूंगा, आप चेंज बिल्कुल मत, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? आपने सिर्फ ये बताना है, ये किस रूप में कार्य करता है बच्चों? मैंने आपसे पूछा है मेरे प्यारे साथियों, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस रूप में कार्य करता है? एक व्यापारिक बैंक के रूप में, एक विकास बैंक के रूप में, एक औद्योगिक बैंक के रूप में। चलो, अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो मैं बता दूं, ना तो इसका आंसर ये आएगा, ना इस सवाल का आंसर ये आएगा। बताओ बेटा क्या आएगा, एक विकास बैंक के रूप में या एक औद्योगिक बैंक के रूप में? तो बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सवाल का जो जवाब आएगा वो आएगा एक विकास बैंक के रूप में कार्य करेगा। किस रूप में काम करेगा? एक विकास बैंक के रूप में कार्य करेगा, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये आ रहा बच्चों। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त से संबंधित है? बताइएगा। संतोष बोलो भाई, सवाल का जवाब दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन से संबंधित है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस पे मैं 2 दिन आपके एमसीक्यूज कराने वाला हूं। चलिए जल्दी चलो। तो दीर्घकालीन औद्योगिक कौन सी संस्था है आपको बता दूं दोस्तों, आईसीआईसीआई हो या आपका आईडीबीआई हो या आपका आईएफसीआई हो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं दोस्तों? ये आपका ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है, ठीक है भैया? चलो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? मैंने कल भी आपको ये सवाल बताया था। मुस्कान बेटा, मैंने ये सवाल भी कल भी आपको बताया था। अब 2 क्लास में एमसीक्यूज हो गए। हरीश, आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? अब 2 क्लास में एमसीक्यूज होंगे। मैंने कल आपको कितनी बार बोला था कि भाई मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं, तो अब मैं आपके 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं 2 क्लास में बस। 2 क्लास, है ना? सिर्फ 2 क्लास कराऊंगा कंप्यूटर की, सॉरी आपकी एमसीक्यूज की, जो कि एक आपकी मंडे होगी और एक आपका ट्यूसडे होगी। ये मैंने बोला था आपसे, नहीं बोला था बच्चों? यही तो बोला था आपसे। तो बाबू आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब क्या था? किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 98-99 में। मैंने कल आपको बताया था। दूसरा, मैंने कल आपको बताया था किसान कॉल सेंटर। मैंने कल आपको बताया था बेटा किसान कॉल सेंटर, इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? इसकी शुरुआत भी 2004 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। ये भी हम तुम्हें बताए थे। किसान दिवस, ये भी हमने तुम्हें कल बताया था। किसान दिवस सर, ये 23 दिसंबर। ये क्या है बच्चों? 23 दिसंबर, ठीक है भैया? चलो अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संस्था, शॉर्ट में बोलूं तो नाबार्ड, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? जब मैंने आपको 5 ईयर प्लानिंग पढ़ाई थी तो बहुत अच्छी तरीके से इस सवाल को समझाया था। जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया था तो तभी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बताओ इसका जवाब क्या आएगा?
दोस्तों आपको हमने बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना भारत में चली थी 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी मैंने आपको बताया था ये चली थी 1956 से लेकर 1961 तक। मैंने तीसरी बताया था 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। और यहाँ कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी 3 साल के लिए। ज्योग्राफी भी होगी, आप लोग परेशान मत होइएगा भूपेंद्र झा, कुछ आपका बचेगा नहीं जो ना हुआ हो, लेकिन थोड़ा वेट करो, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे सब चीज होंगी। अभी कोई एग्जाम नहीं आ रहा, धीरे धीरे पढ़ते रहो बिल्कुल। तो बच्चों मैंने जब आपको छठी पंचवर्षीय योजना पढ़ाई होगी, याद रखिएगा 1980 से लेकर 1985 तक जो मैंने आपको छठी पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी बच्चों, उसी के दौरान क्या हुई थी? आप में से किसी को डेट याद है भूपेंद्र? आप परेशान मत हो, अब मेरे छोटे भाई जैसे भूपेंद्र, हर चीज आपकी क्लियर कराई जाएगी। मैंने आपको बताया था डीपी का एग्जाम है और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 12 जुलाई 1982, क्या बेटा 12 जुलाई 1982 को किसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी? किसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये तुम्हारे लिए, हाँ मुस्कान, यही पढ़ाए थे बिल्कुल सेम। आज कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज क्वेश्चन है और वहां भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो, तो बिल्कुल इसलिए अगर आपने पढ़ लिए तो आप प्लीज आज रेस्ट कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, वर्तमान भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान भारत में, और मुस्कान यू आर सो वेरी टैलेंटेड गुड़िया, आप हर जगह इतनी मेहनत करती हैं, चाहे प्रज्ञान बैच हो या आपका अखंड बैच हो, आप बहुत टैलेंटेड गुड़िया हैं, है ना। चलिए इस सवाल का जवाब, अब आपको हर सवाल का जवाब बहुत जल्दी जल्दी देना है। देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, भारत सरकार ने 1969 में आप जानते हो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन फिर भी अभी हमारे भारत में कुल मिलाकर 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 12 कैसे हैं? सार्वजनिक बैंक है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है या भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, तो जवाब क्या आएगा बच्चों? 3 सवाल हैं, देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। मैंने आपसे पूछा कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सवाल का जवाब है किसी के पास? तो यहाँ पे कृष्णा ने और आपके संतोष ने, रविंद्र धवन ने, तीनों का 2 का आंसर सही है, रविंद्र धवन का गलत है बच्चों। वो हो जाएगा आपका आरबीआई। वो क्या हो जाएगा आपका? आरबीआई। अगर पूछ रहा है भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो बेटा वो भारत का है आरबीआई। अगर आपसे पूछे पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, अगर आपसे पूछ रहा है पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, यानी कि प्राइवेट इसे हिंदी में बोलते हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा, तब आंसर आएगा एसबीआई। दोनों में अंतर कर लो। अगर आपसे पूछे इंडिया का सबसे बड़ा, तो बेटा ये रहा। अगर आपसे पूछे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का, सॉरी पब्लिक सेक्टर का, तो ये रहा। और अगर आपसे पूछे कि प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा दोस्तों, जवाब दो। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक। तो ये 3 बैंक हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला आपको बता दूं भाई, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा एसबीआई, और अगला पूछे तो बेटा प्राइवेट सेक्टर का आपका आईसीआईसीआई। कल क्लास हुई थी बच्चे, थ्योरी पढ़ाई थी, उसे जाके देख लीजिएगा, है ना। तो अब मैं आगे चल सकता हूं क्या? अब मैं आगे चल सकता हूं, चलो। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अगले पर आओ। अगला है बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया था? बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया था बच्चों? विलय का मतलब होता है मर्ज कर लिया गया, मतलब उस बैंक को इस बैंक में मर्ज कर लिया गया। कौन सा बैंक था? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो बच्चा आरबीआई बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। बताओ ए होगा बी होगा? मुस्कान क्या आंसर आएगा बेटा? रचना भाटी आपका गलत हो गया गुड़िया, कृष्णा आपका भी गलत हो गया, बहुत बढ़िया। काजल आपका भी गलत हो गया। आपको बता दूं बेटा वो किया गया आईसीआईसीआई बैंक में। किसमें किया गया है? यानी कि अब जो आपका बैंक ऑफ राजस्थान है उसको मर्ज कर दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक है बच्चों? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, चलो
अगले पॉइंट पर है, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला बैंक कौन सा है बच्चों? सॉरी सर, आपसे कुछ पूछ सकता हूं? भैया पूछो। आप सॉरी क्यों बोल रहे हो भूपेंद्र भैया, बोलो। भाई कोई बच्चा कमेंट्स नहीं करेगा, भूपेंद्र इस समय कमेंट्स करेंगे, बोलो। बोलो भैया। नीदरलैंड, क्या पूछना नीदरलैंड में, बताइएगा जरा। देखिए अगर वो वर्ल्ड लेवल की बात करता तो आपका जवाब बिल्कुल सही होता है ना, लेकिन अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो एचडीएफसी बैंक है ये बना 1994 में। जो आपका आईसीआईसीआई बैंक था ये बना 1994 में। मैं जब भी कभी कोई बैच में सेम क्वेश्चन हो जाए तो दोनों में डिफरेंट कर देता हूं। ये सुबह की क्लास में हमने नहीं बताए थे, अब आपको बता रहा हूं। ये बैंक बना 23 अगस्त 1994 को, और बच्चों ये बैंक भी बना था 1994 को। ये प्राइवेट सेक्टर का इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, और पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है आपका एसबीआई, है ना, और इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। ठीक है, चलो अगला पॉइंट चलिए। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर लेकर चलता हूं बच्चों। पहले इसे आप एसएलआर करो, तब बनेगी बात। चलिए, आपको बताना, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? श्यामा जी जवाब दीजिएगा, बातचीत मत करिएगा यहां पे। देखिए जब मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवाई होगी तो मैंने आपसे कहा था कि सीआरआर की फुल फॉर्म याद रखना। मैंने कहा था आपसे आरआर की फुल फॉर्म याद रखना, और मैंने आपसे कहा था कि एसएलआर की फुल फॉर्म याद रखना। ये तीनों बैंक से जुड़ी हुई होती हैं बेटा, ये तीनों बैंक से जुड़ी होती हैं। चलो तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या आता है? ऐसी स्थिति में बच्चों सर्वाधिक तरलता अनुपात, इसकी फुल फॉर्म होती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? आराम से जवाब दो बेटा। श्यामा जी आपकी प्रॉब्लम क्या? आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, बाकी बातचीत क्यों कर रहे हो आप? क्यों इरिटेट कर रहे हो बच्चे को? आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, और अगर कहीं आप न्यू स्टूडेंट हो तो मुझे बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो शायद मैं सॉल्यूशन नहीं कर पाऊंगा। आप बताओ प्रॉब्लम क्या है बच्चों। कोई भी बच्चा कमेंट्स नहीं करेगा। पहले मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं उस बच्चे को जिसका नाम है आपका श्यामा जी। तो आपका तो नाम ही भगवान जी के ऊपर है बेटा। श्यामा जी आप बताओ क्या आपका क्वेश्चन है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो चुप हो जाओ। अगर न्यू हो तो मुझे बता दो कि गुरुजी मैं न्यू हूं। भाई न्यू स्टूडेंट होगा तो भी तो बातचीत करनी होगी। नहीं है कुछ भी। अब मैं चल देता हूं, अब मैं आगे बात करता हूं। तो दोस्तों अब हम सवाल आपसे पूछ रहे थे, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए एकमात्र संस्था कौन सी है? ठीक है भूपेंद्र, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा नाबार्ड। जो बच्चे इस सवाल का जवाब दे रहे हैं सर जी ए भी होगा सी भी होगा, गलत हो जाएगा। क्या कभी आपने देखा है कि कृषि के लिए अगर आपको लोन लेना हो तो आप में से कोई बच्चा आरबीआई के पास गया, रचना भाटी गिरी आरबीआई? बिटुआ गलत हो गया आपका, इसने आपका आपका सही है। अगले पर आइएगा। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देता वह क्या कहलाता है? ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था, कल नहीं जब बैंक पढ़ाए थे। ये मैंने तब आपको पढ़ाया था जब बैंक पढ़ाए थे। बताओ इसका जवाब क्या आएगा?
दोस्तों चलो ठीक है, आपको तुक्का भी लगाना तो ना तो इसका आंसर ये होगा ना ये होगा। मुस्कान बेटा क्या होगा इसका आंसर? मुस्कान बिट्टू क्या होगा इसका आंसर? देखो मैंने आपको बताया था कि आपका जो खाते होते हैं वो मान लो आपके खाते होते हैं इन बैंकों में, आपके खाते होते हैं इन बैंकों में, मैंने मान लिया, लेकिन इन बैंकों का खाता कहां पर है? इन सब बैंकों का खाता है आरबीआई के पास में। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, हाँ भूपेंद्र कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखो ये जो सारे बैंक हैं इन सब बैंकों का जो खाता वो आरबीआई में है, लेकिन आपका खाता कहाँ है? पब्लिक का खाता कहाँ है? अगर मैं पब्लिक की बात करता हूं तो बच्चों ध्यान रखना, पब्लिक का खाता इन बैंकों में, किसी का एसबीआई में है, किसी का पीएनबी में है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी का एचडीएफसी में है। बोलो बच्चों यस या नो? आप मुझे बताओ ऐसा कुछ है या नहीं है? अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आप आरबीआई के पास नहीं जाते हो, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप इन बैंकों के पास जाते हो। कोई एचडीएफसी में जाता है, कोई आईसीआईसीआई में जाता है, कोई एसबीआई में जाता है। लेकिन अगर इन बैंकों के पास में, अगर इन बैंकों का पैसा खत्म हो जाए तो ये बैंक कहाँ जाएंगे? ये बैंक आरबीआई के पास जाएंगे। अब आरबीआई भी जो इनको पैसे पर मतलब जो ब्याज पैसा देगा वो किसी ना किसी रेट पर देगा, वही आपकी कहलाती है रेपो रेट। वही आपकी क्या कहलाती है? रेपो रेट। मतलब जिस रेट पर आरबीआई इन बैंकों को पैसा देगा वही क्या कहलाएगी बेटा? रेपो रेट कहलाएगी, है ना। और जिस रेट पर ये हमें पैसा देंगे वो कौन सी रेट कहलाएगी? अब बच्चों ध्यान से सुनो, आरबीआई ने इसको पैसा दिया, ये तो कहलाया रेपो रेट। और अगर ये हमें पैसा देते हैं ये बैंक, ये कौन से पैसा? तो इसे बता सकते हैं क्या भैया? इसे कहा जाएगा सर जी बैंक दर, इसे कहा जाएगा बैंक रेट। क्या कहा जाएगा? बैंक रेट। तो आप लोग बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर समझ गए क्या होता है? मुस्कान गुप्ता आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, रंजना गुप्ता, भूपेंद्र, मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई है कि ये बैंक रेट क्या होती है और ये आपकी रेपो रेट क्या होती है। क्या आपको समझ आया? आगे समझ? चलो ठीक है। अब श्याम जी कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, फिर भी नो सर बोल रहे हैं, तो श्याम जी को भाई समझा कर ही छोड़ेंगे आज, चाहे ये 10 बार में मना करेंगे ना, मैं तब तक आगे नहीं चलूंगा जब तक श्याम जी यस ना बोल दें। चलो भाई श्याम जी, अब ध्यान से सुनना। श्याम जी आपको अगर पैसे की आवश्यकता है तो आप किस बैंक में पैसा लेने के लिए जाओगे? जहां तुम्हारा अकाउंट होगा। आपका अकाउंट किस बैंक में है? कोई भी बैंक बता दो, आप अपना सच बैंक मत बताना, जो कभी आपको लगे गुरुजी को बता दिया पैसे निकल गए, तो कोई भी बैंक आप नाम बता दीजिएगा कि सर मेरा उस बैंक में अकाउंट है। बोलो साथियों, मैं सिर्फ श्याम जी से पूछना चाहूंगा और कोई बच्चा कमेंट ना करे, क्योंकि वो आपको तो समझ आ गया, सिर्फ उसकी समझ में नहीं आया तो उसी को बताना जरूरी है दोस्त को। इनका बैंक है भाई आईपीपीबी, ये कोई बैंक को नहीं होता, पहले तो मैं आपको बता दूं। आईपीपीबी ये तो कोई बैंक ही नहीं है। फिर भी मैं मान लेता हूं इनका खाता इस बैंक में है। भैया स्विच बैंक वाले जरा रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, वरना तुम्हें स्विच बैंक में भेज दूंगा, याद रखो, झूठ मत बोला करो आके। दोस्तों आपका जो खाता हो सकता है वो किन्हीं भी इन बैंकों में हो सकता है, ये जो बैंक आपके सामने लिखे हैं। भैया एक बच्चा है जिसका नाम है श्याम जी, उसने बताया सर मेरा तो आईपीपी बैंक है, पता नहीं ये कौन सा बैंक है। ठीक है, मान लो कोई बात नहीं, इसका ये जो भी बैंक कहेगा आज मैं इसकी बात मानूंगा। इस बच्चे का नाम है श्याम, इस बच्चे का नाम है श्याम। श्याम को आज पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये अपने पैसा लेने के लिए जाता है बच्चों, पैसा लेने के लिए जाता है कहां पर? ये पैसा लेने के लिए गया इस वाले बैंक के पास। मान लो मैंने यहां पे लिख लिया एसबीआई बैंक, इसने एसबीआई पे जो पैसा लिया वो इसने पैसा लिया लोन पर, है ना, तो किसी ना किसी रेट पर मिलेगा, किसी ना किसी रेट पर मिलेगा। तो जो ये बैंक आपको पैसा दे रहे हैं वो जो रेट होती है वो रेट जो कहलाती है वो कहलाती है बैंक रेट। वो क्या कहलाती है? बैंक रेट। यानी कि जब हम बैंक से पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे पर जो ब्याज लग रहा है वो एक तरीके से क्या कहलाता है बेटा आपका? वो बैंक रेट कहला रहा है। लेकिन अगर कई बार इन बैंकों को पैसा लेना पड़ जाए, इन बैंकों का खाता कहां होता है सर? इन बैंकों का खाता होता है आरबीआई में। अगर इन बैंकों को पैसा लेना पड़ जाए आरबीआई से तो आरबीआई भी इन्हें क्या देगा? आरबीआई भी इन्हें क्या देगा बेटा? अगर मैं आरबीआई की बात करूं, आरबीआई भी इन्हें पैसा देगा तो वो किस चीज पर देगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें जो पैसा देगा आरबीआई पर वो देगा बैंक रेट पर। किस पर देगा? बैंक रेट पर देगा।
चलो बच्चों, इस बच्चे का जो बैंक था वो IPPPB, ये जो इनका बैंक है पता नहीं कौन सा है दोस्त। वैसे इंडियन पोस्ट, चलिए इससे क्या बन सकता है अगर हम देखें IPPB, इससे क्या बन सकता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये वाले पी हटाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी, कोई बात नहीं। तो बस मेरा मतलब आपको जो समझाने का था वो था बैंक रेट और रेपो रेट। श्याम जी क्लियर हुई या ना हुई अब बताओ? मैं चलूंगा नहीं आज आगे, मैं चलूंगा बिल्कुल नहीं आगे अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो। अगर आप इसकी फुल फॉर्म बनाना चाहे तो मैंने बना दी है, शायद आप लिख जरूर लीजिएगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब क्लियर हो गया ये वाली लाइन? चलिए, इसका मतलब आज आप समझ गए कि सर बैंक रेट क्या होती है और रेपो रेट क्या होती है। बैंक रेट ये हमें देंगे और रेपो रेट बैंक इनको देगा, बस बात खत्म। अगला पॉइंट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, सिडबी की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? पता है आपकी 4 मिनट खराब हो गई, मजाक मत समझना। इन 4 मिनट में हम कम से कम 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए होते, जहां पर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन को बताने में 4 मिनट लग गई और जिसका कोई औचित्य नहीं रहा, है ना। सिडबी की स्थापना क्यों की गई थी? तो भैया सिडबी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। अगला देखिए, भारत सरकार ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया था? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी बताया था कि भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। ठीक है भैया भूपेंद्र, ठीक है। देखिए यहां आप लोगों का सवाल तो बिल्कुल ठीक है सर, 1969। मैंने आपकी बात ठीक मानी। बच्चों जो इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी बता सकते हो क्या आप मुझे? इस समय हमारी इंडिया में कौन सी 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, इसका जवाब दो। हमारे इंडिया में कौन सी 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी उस समय? इंडिया में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? दूसरा जो बच्चे जवाब दे रहे हैं स्नेहा, रचना भाटी, आप दोनों का गलत है। दत्ता जी आपका भी गलत है। रविंदर धवन आपका ठीक है। शशांक मिश्रा आपका भी गलत है। भाई इस समय जो चल रही थी दोस्तों, अरे जो तीसरी बता रहे हैं उन्होंने तो ये पता होनी चाहिए 1966 से 1969 तक। बेटा यहाँ तो योजना अवकाश रहा है, यहाँ क्या रहा है? योजना अवकाश रहा है। तो यहाँ तीसरी का तो मतलब ही नहीं बनता। 1969 से लेकर 1974 तक हमारे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, 4th 5 ईयर प्लानिंग चली थी, बताया था आपको। और यहीं पर की गई थी क्या? इसरो की स्थापना। यहीं पर की गई थी इसरो की स्थापना। इसरो की फुल फॉर्म लिखना कोई बच्चा? श्याम जी इसरो की फुल फॉर्म लिखना भैया, इसरो की फुल फॉर्म लिखना कोई बच्चा? कोई ऐसा बच्चा है जो इसरो की स्थापना लिख सके, इसरो की फुल फॉर्म लिख सके? क्या है? रंजन गुप्ता ने बिल्कुल सही लिखी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जिसको ना पता हो लिख लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी 15 अगस्त 1969 को बनी थी। ये आपकी कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 को। और पिछली बार जब जीडी का पेपर हुआ था यही सवाल आया था बेटा। मैं इसीलिए इस सवाल पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। और आजकल इसरो चर्चा में है, आजकल इसरो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, कोई बच्चा बता सकता है? ये चर्चा में इसलिए है बच्चों, आपको पता होगा चंद्रयान 3, आपको पता होगा चंद्रयान 3, आपको पता होगा गगनयान। बच्चों ये सब कब लॉन्च किए गए? ये इसी वर्ष लॉन्च किए गए हैं। बच्चों अगर मैं चंद्रयान की बात करूं तो कब लॉन्च हुआ, कोई डेट बता सकता है कोई बच्चा? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? और आदित्य L1 वो भी इसी बार लॉन्च हुआ है। नहीं बच्चों आपको पता नहीं है, आपकी डेट याद नहीं है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये 14 जुलाई के दिन, कब? 14 जुलाई के दिन लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त के दिन इसने सक्सेसफुल लैंडिंग की थी।
क्या की थी बच्चों? लैंडिंग की थी। ये बात आप याद रखना, यानी कि लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और लैंडिंग की थी 23 अगस्त को। आप सारी डेट याद रखो। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। और बच्चों आपको बता दूं, कुछ लोग तो अपने तिरंगे झंडे में चांद का फोटो लगा के रखते हैं, और हम लोग चांद पे झंडा लेके पहुंच गए, है ना, हम लोग चांद पे झंडा लेके पहुंच गए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, किसी को पता हो तो जरूर जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया कोई बच्चा बता सकता है? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? श्याम जी जवाब दो। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे बताया गया है, किसे जाना जाता है रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से? अब्दुल कलाम? गलत, क्योंकि अब्दुल कलाम जी को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। सुबह में बताया था लेकिन अब भूल गए, क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई का? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, आंसर आएगा के सिवान। अपनी कॉपी में नोट कर लो, के सिवान। क्या आएगा बच्चों? के सिवान। अगर मैं आपसे पूछूं रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया ये किसे कहा जाता है? भाई डॉक्टर के सिवान को क्या बोला जाता है बच्चों? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया। लेकिन रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तब बच्चों आपका जवाब क्या आएगा? रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया। बच्चों वुमेन पूछ रहा हूं, वुमेन, तब आंसर आ जाएगा सर रितु कुरीधर को लो। ये दो नाम आप याद रख लो, रितु कुरीधल और के सिवान। ये वुमेन और ये मैन। बच्चों आप लोगों को इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नहीं है। बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं इसरो से इस बार क्वेश्चन आएगा। अब इसरो से वो क्या पूछ सकता है? चंद्रयान पूछ सकता है, गगनयान पूछ सकता है, आदित्य L1 पूछ सकता है, इसरो किस पंचवर्षीय योजना में बनी वो ये पूछ सकता है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये कौन है अध्यक्ष वर्तमान में? बताइए, इसरो में अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्या बताओ यार। मुस्कान लोधी ये तैयारी है तुम्हारी? रोहित संतोष ये तैयारी है? इसरो के हेड कौन है वर्तमान समय में? याद ही नहीं है, क्या फायदा इस पढ़ाई का? एस सोमनाथ। भैया याद ना हो तो लिख लो, कौन है गुरुजी? एस सोमनाथ, जो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। आप लोग क्या करके मानोगे भाई, ये तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को सब पता होना चाहिए। अगला देखो, कोई बात नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जरा पढ़कर बताओ इस सवाल का जवाब। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इनमें से कौन सा पॉइंट गलत है बताओ। भूपेंद्र बाबू, मैं अपना नंबर यहाँ पे नहीं दे सकता, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। हम लोग अगर नंबर दे दिया, मान लो कल मैं आपकी कॉल रिसीव ना कर पाऊं तो ये अच्छा नहीं लगेगा, और आपको नंबर दे दूंगा तो और भी हजारों बच्चे हैं जो ये कहेंगे नंबर दे दो। तो प्लीज बच्चों मुझे माफ कीजिएगा, जो भी आपका पॉइंट हो आप मुझसे यहीं पूछ लेना, बुरा मत मानना दोस्त। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे यहां जरूर पूछ लीजिएगा। कौन सा कथन असत्य है? देखो, सबसे पहले आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केंद्रीय बैंक है। आरबीआई बैंकों का बैंक है सर, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। यह विदेशी निधि को सुरक्षित करता है। लेकिन इस बैंक की जो स्थापना थी बेटा, मैंने पहले पढ़ाया था जब बैंक पढ़ाए थे आपको, इस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। इस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935। अब बताओ गलती कौन से में थी? अब बताओ बच्चों। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? यानी कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें भारतीय लोगों के द्वारा पैसा लगाया गया था? सोच के जवाब दो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको मैं।
मैं आपको पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा आप में सही जवाब दे पाएगा। बोलना नहीं है भाई, बोलना नहीं है किसी बच्चे को ज्यादा, सिर्फ कमेंट्स बताओ आंसर क्या आएगा। बोलो क्या आएगा आंसर, जल्दी बोलो। देखो बच्चों मैं बताता हूं, 1 मिनट रुको जरा। हमारे देश में जो पहला बैंक खुला था, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में बना था। जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में खुला, लेकिन इसमें भारतीयों ने पैसा नहीं लगाया था। ये ऐसा बैंक था जिसमें सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा पैसा लगाया गया था, इसमें भारतीयों के द्वारा कोई पैसा नहीं लगाया गया था। फिर 1881 में एक और बैंक खुलेगा जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक। इसमें कुछ पैसा भारतीयों ने लगाया था, कुछ विदेशियों का लगाया हुआ था, लेकिन ये बैंक कुछ समय बाद ही विफल हो जाता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ऐसा कौन सा बैंक था जिसमें पूरा पैसा भारतीय लोगों के द्वारा लगाया गया था? ऐसा कौन सा बैंक था जिसमें सारा पैसा भारतीयों के द्वारा लगाया गया था? बोलो भैया। देखिए भारतीयों के द्वारा एक बैंक खुला था, जिस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। जिस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, वो खुला था 1894 में। कब खुला था बच्चों? 1894 में। ये पहला ऐसा बैंक था जिसमें सारा पैसा भारतीय लोगों के द्वारा लगाया गया था, इसमें विदेशी लोगों ने पैसा नहीं लगाया गया था। तो अब आपसे कुछ भी सवाल पूछे, अब आपसे कोई भी सवाल पूछे, हेमंत कह रहा जी काजल ने तो सारे आंसर बता दिए, कभी ए कभी बी कभी सी, कोई बात नहीं, सही आंसर इसका बी है बेटा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निगर्मित करता है? बताइए। अगर आप आरबीआई से लोन ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो किस आधार पर वो आपको पैसा देगा, मतलब बैंकों को पैसा देगा, किस आधार पर? ऐसा नहीं कि आप आधी किलो सोना लेके पहुंच जाओ, आरबीआई से कह लो जी ये रहा सोना तुम्हारे पास, अब पैसा दो जरा, वो आपको पैसा नहीं देगा, वो बैंकों को देगा। बैंकों के पास भी कहां से आएगा, वो भी आप लोगों का ही होता है ना? चलो बताओ। नहीं पता शशांक? अब हम बताएंगे। जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इशू जारी करता है करेंसी इन एक्सचेंज इन विद ऑफ फॉलोइंग, किस किस को? भाई गोल्ड दे दो, विदेशी प्रतिभूति दे दो, भारत सरकार की प्रतिभूति दे दो, आंसर डी दे दो, बात खत्म हो गया। आप इनमें से कुछ भी जमा करके वहां से पैसा ले सकते हैं, मतलब बैंक पैसा ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी के माता पिता ने या आपने किसी में सुना हो कि मुझे गोल्ड लोन लेना है, गोल्ड लोन, तो क्या आपको गोल्ड लोन मिल जाता है? आप बताओ, क्या आपको अपन गोल्ड लोन मिला है कभी? आपने सुना गोल्ड लोन के बारे में? क्या आपने कभी गोल्ड लोन कैसे मिलता है? भाई आप अपने जो सोने की आभूषण होते हैं, कई महिलाएं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हैं कि अपने सोने के आभूषण तक उन्हें गिरवी रखने पड़ जाते हैं बैंक में, और वहां से उनके बदले पैसे लेने पड़ते हैं, है ना? कोई मजबूरी है, इंसान से कुछ भी करा सकते हैं, और ये मजबूरी मेरे सामने भी आ सकती है, आपके सामने भी आ सकता है। इसलिए किसी की मजबूरी को गलत ना समझें और उसको गलत ना बोलें। अगला सवाल देखो, सवाल आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता? बोलिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्धारण आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता? बैच में स्टैटिक जीके कब पढ़ाओगे? तो स्टैटिक जीके शायद परसों से स्टार्ट हो जाएगी। अब तो दीपावली के बाद स्टार्ट ही करूंगा, यानी कि अब मैं आपकी स्टैटिक जीके आपको बता दूं, स्टैटिक जीके आपकी 15 नवंबर से स्टार्ट होगी, 15 नवंबर से, ठीक है? चलो तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैंक दर तो सब लोग समझ गए, बैंक दर क्या होती है सर, ये भी जारी करता है सर। सीआरआर भी आप लोग समझ गए क्या होती है, नगद आरक्षण अनुपात। ये एसएलआर भी हमने अभी थोड़ी देर बताया था, लेकिन पीएलआर कुछ नहीं सुना आपने, ये पीएलआर कुछ नहीं होता है,
ये PLR कुछ भी नहीं होता दोस्तों। दीपावली है, इस दीपावली पर अपने आप से एक वादा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार गवर्नमेंट जॉब लेकर रहूंगा। जितने भी लड़के मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सारे लड़के अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करना, और चरण स्पर्श करने के बाद में उनसे ये कहना कि आपने मेरे लिए जो किया या मैंने जो किया आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन आने वाले दीपावली तक मैं आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पर लग कर दिखाऊंगा। बच्चों, एक सवाल पूछा जाता है, गर्ल्स हाथ जोड़ के माता पिता से बोल देंगी कि हमें प्रणाम, हम आपको प्रणाम करते हैं। और इस बार मम्मी पापा देखिए, कई सारी ऐसी लड़की होती हैं जिन पर कई सारी बाउंडेशन लगी होती हैं। किसी के माता पिता शादी की ताक में बैठे हैं, बस इस बार जल्दी से लड़की की शादी कर दो, क्योंकि मोहल्ले वाले बहुत तंग करते हैं। लड़की पढ़ ली, अब ना होगा इसका सिलेक्शन, शादी करवाओ। घर वालों से ज्यादा मोहल्ले वालों को शादी की प्रॉब्लम रहती है। बोलो मेरी बात सही है नहीं है? आप बताओ, ये बात मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ दोस्तों? आपसे ज्यादा आपके मोहल्ले वालों को दिक्कत रहती है, इसकी जल्दी शादी करो, इसको दिक्कत, ये इतनी एज हो रही है, कब करोगे शादी? आपके मम्मी पापा को कभी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर 50 साल की हो जाओगे ना, तुम ये कहोगी कि मुझे 2 साल का और समय दे दो, तो पापा जिद नहीं करेंगे। लेकिन जब मोहल्ले वाले रिश्तेदार करते हैं ना, वो परेशान कर ज्यादा करते हैं। लड़कों के साथ भी यही होता है, लड़कियों के साथ, और खासकर मेरी प्यारी बहनों के साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना? हमारी इन बहनों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है। कोई लड़की फिर भी एक बार लड़कों को थोड़ा सा छूट मिल जाती है। अगर कोई लड़की लगातार 2 साल कोचिंग जाए ना, तो ताने मारने लगते हैं मोहल्ले वाले, बन गई डीएम, बन गई तो SDM, अब ना होगा तेरे बस की कुछ भी, जा रोटी बनानी है बस। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, लड़कों से हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो डॉक्टरी हो। और मैं आपको बता दूं, जब घर में लड़की होती है ना, आप सुनिएगा जरा, जब घर में लड़की होती है तो ऐसे मानो जब मातम जा गया, रे यार लड़की हुई है यार, हटो, बड़ा दिमाग खराब है, लड़की हुई है। क्यों भैया? आप जिससे पैदा हुए क्या वो कोई लड़की नहीं थी? जिससे आपकी शादी हुई क्या वो कोई लड़की नहीं थी? अगर घर में लड़का हो गया तो तुम डीजे वीजे बजवा रहे हो, और लड़की होगी तो तुम्हारा मुंह लटक रहा है। फिर तुम क्यों हॉस्पिटल में जाने के बाद ये पूछते हो कि कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है क्या? मान लो आपकी आज वाइफ प्रेग्नेंट है, आपकी बहन कोई प्रेग्नेंट है, आपकी कोई पड़ोस वाली महिला प्रेग्नेंट है, आप हॉस्पिटल जाते हो, क्या पूछते हो? कोई स्पेशलिस्ट महिला है क्या? वहां तो नहीं पूछा तुमने कोई स्पेशलिस्ट जेंट्स है क्या? लेडीज होने से वहां तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है, घर में लेडीज हो जाए तो वो ऐतराज है। तो ये सोच लोगों की, इसको बदलना होगा, और ये बदलोगे तुम लोग, ये बदलेंगे हम लोग। आप भी प्रयत्न कीजिए, हम भी प्रयत्न करेंगे, ठीक है भैया? चलिए, इस भेदभाव को खत्म करना है। बच्चों, मेरी बात एक एक सत्य है, बोलो यस या नो। ऐसा बहुत सी बहनों के साथ होता होगा, किसी पे शादी का प्रेशर बनाया जा रहा होगा, किसी पे कुछ बनाया जा रहा होगा। इन लड़कियों को बड़ी मुश्किल में पढ़ने का मौका मिलता है, समझ रहे हो ना? ये बड़ा स्ट्रगल करके पढ़ती है बेचारी। अगला पॉइंट देखिए, CRR में अगर वृद्धि कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सच बात है ना रचना, ये बिल्कुल सही बात है। मैं देखता हूं ऐसी 1-2 चीजें जो है, और मैं डरता नहीं इस चीजों से कभी। गलत नहीं चीजें। अगर बच्चों CRR में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, बैंकों को ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। अगला देखिए, RBI ने किस समिति के सुझाव पर लघु बैंक एवं भुगतान बैंक का प्रारंभ किया था? वो कौन सी कमेटी थी बेटा? CRR क्या होती है? अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर CRR क्या होती है? CRR क्या होती है? इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षण अनुपात। नगद आरक्षण अनुपात बोलते हैं। मान लो कोई नया बैंक खुल रहा है तो 200 करोड़ रुपए होने चाहिए तब जाके तो बैंक खुलता है, लेकिन इसका पहले नगद कुछ तुम्हें कहां जमा करना पड़ा होगा? वो यहां जमा करना पड़ेगा भैया, RBI के पास में। अगला देखिए, आपको बताना मेरे प्यारे साथियों, बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB का गठन का उद्देश्य क्या था? इसके गठन का उद्देश्य था दोस्तों B और C, ये वाले दोनों। अगला देखिए, मिबोर क्या है? मिबोर तो खैर आंसर ही नहीं आ रहे आजकल। भारत में कौन सा वित्त का एक स्रोत है? कृषि वित्त का स्रोत है। रचना भाटी बोल रही है कि मेरे साथ तो ये सब चल रहा है। अरे लड़कियों के साथ तो और खास गुजरों में तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए, तो बच्चों मैं भी एक गांव से जुड़ा हुआ हूं, और
गांव की सारी चीज़ों को समझता हूँ, किसान का बालक हूँ, मैंने हर चीज़ को देखा है, गरीबी को, तंगी को, प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन से मैं निकला हूँ, तब आज आप सबके सामने आकर बोल भी रहा हूँ। और बच्चों, एक टीचर की दो चेहरे होते हैं, एक टीचर के दो चेहरे होते हैं। एक तो वो जो आपके सामने आकर, हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। एक ये चेहरा होता है जो आप सबके सामने हंसता हुआ चेहरा होता है। एक वो, उसके सामने घर में माँ बीमार है, भाई बीमार है, खुद बीमार है, वाइफ बीमार है, बच्चा बीमार है, आपके सामने नहीं कह सकता। इसीलिए टीचर की दो जिंदगी होती है, एक पर्दे के पीछे, एक पर्दे के सामने। जो पर्दे के सामने आती है वो हीरो वाली होती है, जो हम कभी आपको अपना दुख प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। तो बच्चों, ये कौन सी समिति काम करती है? सर ये करती है सारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कई बार पूछा गया है, 1975 रीजनल रूरल बैंक, इसे RRR बोलते हैं। चलिए अगला देखो, नाफेड क्या होता है भैया, किससे संबंधित है? सर ये कृषि विपणन से संबंधित है। किससे? कृषि से। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का संबंध किससे है, या इसका प्रकाशन किसने किया था? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसने किया था? शशांक मिश्रा, मैं यही तो कॉन्फिडेंस जाता हूं तुम्हारे अंदर। उसने बोला कि सर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं इसका आंसर डी होगा। इसका मतलब अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो दुनिया की तो ताकत नहीं सिलेक्शन रोक दे। आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत के कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? मैं ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूं बेटुआ, ये सारी पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आंसर आ जाएगा सर जी आपका 15। अगला देखो, निर्यात हेतु आम की लोकप्रियता प्रजाति कौन सी है? देखो हमारे क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, इनमें जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय आम है वो है दशहरी, जहां पर सबसे ज्यादा दशहरी आम खाया जाता है। लंगड़ा आम उसके बाद में आता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं निर्यात हेतु, जहां हम लोग आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को कौन सा आम पसंद है? तो दोस्तों फिर आपका आंसर आएगा अल्फांसो। क्या नाम आएगा? अल्फांसो। देखिए मैंने आपको बताया हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, बिजनौर, मेरठ और आपका मवाना, बागपत, और इधर हो गया आपका सहारनपुर, और अगर मैं बात करूं बेटा गाजियाबाद, अगर मैं लेकर चलता हूं आपको और थोड़ा सा आगे तो मुरादाबाद, इन सब क्षेत्रों में, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों में जो है आपका जो ज्यादातर पसंद होता है वो दशहरी और लंगड़ा होता है ना। हमारे यहाँ तो बहुत तगड़ी इसकी मंडी भी लगती है एक। अगला चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के द्वारा, जिला सहकारी बैंक द्वारा, या भूमि विकास बैंक द्वारा, या डी राज्य सहकारी बैंक द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भूमि विकास बैंक। अगले देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों, आपको बताना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है? किस क्षेत्र में सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है? बेटा ये मैंने आपको पढ़ाया था सवाल, अगर आपको याद हो तो। जब मैंने आपको एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, अगर आपको याद है। राजेश तब तक आपको चिंता ना करो, सब हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था भाई सबसे ज्यादा जो आपकी होती है सोयाबीन होती है एमपी में, और एमपी में आपकी सबसे ज्यादा होती है दाल, एमपी में सबसे ज्यादा है एसटी, एमपी में सबसे ज्यादा है वन। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पर सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होती है? अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पर सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होती है, विश्व में सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां हो रही है? आपका जवाब क्या आएगा? अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा वन है तो सबसे कम वन कहां पर है? सबसे कम वन किस राज्य में है, ये भी आपको बताना है आज। दोस्तों ये होती है आपकी अमेरिका में, सोयाबीन कहां पर होती है?
अमेरिका में होती है। लेकिन मैंने पूछा भैया कम 1 कहाँ पर है? सर ये है आपके हरियाणा में। कहाँ पर बच्चों? ये है आपके हरियाणा में। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, जब हरित क्रांति की बात की जाती है तो कौन कौन से राज्य को फायदा हुआ? मैं राज्य बाद में पूछूंगा, पहले बताओ क्रॉप्स। पहले बताओ बेटा फसल, किस किस फसल को फायदा हुआ? जब हरित क्रांति आई तो उससे किस किस फसल को फायदा हुआ? आप फसल बताइए पहले। तो बच्चों आप लोग कहोगे सर फसल की जब हम बात करते हैं तो फसल में एक तो आती है आपकी गेहूं और दूसरे नंबर पर आता है आपका चावल, यानी कि गेहूं और चावल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन अगर मैं पूछूं किस किस, नहीं गोवा तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। सर किस किस राज्य को ज्यादा फायदा हुआ है? तो बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ बेटा, ना पश्चिम बंगाल को, ना असम को, ना राजस्थान को, ना गुजरात को, ना महाराष्ट्र को। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कई बार होता क्या है बेटा, वो आपका यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं देता, वो आपका यूपी दे देता है, तो भी आप आंसर सही दे सकते हैं। लेकिन अगर यूपी में भी सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव ये रही थी वो पश्चिमी यूपी में रही थी। आज का लास्ट सवाल देख लीजिएगा, आज का लास्ट सवाल देखो दोस्तों, ये तुम्हारे लिए आज का एज ए होमवर्क के रूप में रहेगा। ये बताओ कि आज की क्लास कैसी लगी आपको? पहले आज की क्लास कैसी लगी आपको? क्लास के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? जब हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे ना तब आप कहोगे कि गुरुजी मजा ही आ गया। बहुत जल्दी स्टैटिक जीके हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इतना कर दीजिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी विनती मेरी रहेगी, वो क्या है? वो सिर्फ इतनी है बच्चों की, आपकी जब क्लास खत्म होती है तो प्लीज यार आप लोग फीडबैक देके जरूर जाया करो, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक होता है वही मेरा मनोबल बढ़ाता है। आप लोगों का जो फीडबैक होता है वही मेरा मनोबल बढ़ाता है। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जब भी तुम्हें कभी मेरी याद आए तो आप लोग हमसे मिल लीजिएगा क्लास में आके कल। तो प्लीज आपसे मेरी एक विनती है, हाथ जोड़ के आपसे कहूंगा कि बेटा अगर मेरा पढ़ाने का तरीका जरूर लगा हो तो फीडबैक देके जरूर जाइएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों। और हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो शशांक मिश्रा तभी आप इंग्लिश की तरफ जाना, वरना आप हिंदी चॉइस कर सकते हैं। आपकी चॉइस या तो हिंदी हो या इंग्लिश, एक होनी चाहिए। अभी फॉर्म आएंगे 24 नवंबर को, तो तब तक आप खूब सोच लो कि तुम्हें कहां जाना, हिंदी की तरफ या इंग्लिश की तरफ। ज्यादातर 85% बच्चा जो है वो हिंदी की तरफ जाता है, इंग्लिश की तरफ 15%, है ना? तो ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, फीडबैक देके जरूर जाइएगा, मैं फीडबैक का वेट करूंगा आपके का। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच बच्चों।